तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक और आपको कहानी सुनाता हूं। आज जब मैंने ये खबर पढ़ी सुबह सुबह और ख़ासतौर पर तस्वीर देखी, खबर से ज़्यादा तस्वीर दिल में उतर गई। और फिर अपनी जुडिशल सिस्टम, न्यायिक सिस्टम, सज़ा और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी देर तक मैं अकेला सोचता रहा। और उसकी वजह ये थी कि शायद आप भी उसको सोचें। हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश में एक कोर्ट का एक फैसला आया और ये है फिरोज़ाबाद का मामला। यूपी में एक जगह है फिरोज़ाबाद। 1981 में इसी यूपी में 10 हरिजनों को या दलितों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक साथ 10 लोगों को। 1981 यानी करीब 44 साल हो गए इस बात को, 44 साल पहले। इस मामले में उस वक्त 10 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया, अक्यूज्ड, और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा चलता रहा। धीरे धीरे साल बीतते गए। 10 में से 9 लोग मर गए क्योंकि सभी की उम्र 70, 75, 80 इस तरह से हो गई थी। अब 81 में जो पकड़ाए थे वो करीब 40, 45 साल के थे और अदालत में मामला चलता रहा। कुछ जमानत पर बाहर आ गए और धीरे धीरे 10 आरोपियों में से अदालत अपनी सज़ा मतलब सुना था, उससे पहले 9 लोग मर चुके थे। अब इस पूरे केस में सिर्फ एक जिंदा बचा शख्स, और एक जो जिंदा शख्स बचा इस वक्त उसकी उम्र है 90 साल। और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और अपने कोर्ट ने फैसले में कहा है कि उस मामले में जो 81 में हुआ था उसमें इस शख्स को, जो इकलौता बचा है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो अब इसको किस तरीके से लूँ, इस फैसले को मुझे लगा आपसे शेयर करूँ कि करीब 44 साल हो गए। 44 साल पहले एक हादसा हुआ, उसके बाद मामला चलता रहा और 44 साल के बाद एक कोर्ट, निचली अदालत, अब फैसला सुना रही है और कह रही है कि जो एक जिंदा बचा है उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाए। अब इसे मजाक समझें या क्या समझें, लेकिन इस खबर से ज़्यादा जो दिल में उतरी वो ये तस्वीर थी। अदालत का फैसला आया, उसके बाद 90 साल के उस बुज़ुर्ग को, जो अपने पैर पर चल नहीं पा रहा ठीक से, बेचारे 2 पुलिस वाले दोनों हाथों से सहारा देकर कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतार रहे हैं। अब 90 साल के इस बुज़ुर्ग को जेल के अंदर भेजा जाएगा। अब इस 90 साल के बुज़ुर्ग से जेल के अंदर तो किसी कैदी या सिक्योरिटी को कोई ख़तरा तो होगा नहीं, क्योंकि शायद वो अपने ठीक से दोनों पैरों पर चल भी नहीं पाएगा। दिक्कत ये होगी कि जेल के अंदर जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है या जेल के स्टाफ हैं, उनके लिए कुछ लोग इस बुज़ुर्ग कैदी की देखभाल के लिए रखने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि उस आदमी को अगर बाथरूम भी जाना है तो कोई लेकर ही जाएगा सहारे से पकड़कर। खाना खिलाना हो, सुलाना हो, लिटाना हो, तो ये सारे काम कोई ना कोई जेल का स्टाफ करेगा। तो सोचिए, 44 साल बीत गए एक ऐसे केस को जिसमें सज़ा नहीं सुनाई गई, और जब सज़ा सुनाई गई तो 10 में से 9 तो वैसे ही ऊपर जा चुके। इकलौता बचा, वो भी अब 90 की दहलीज पार कर चुका है और अब उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जो खुद कोर्ट की दहलीज अपने पैरों पर चलकर पार नहीं कर पा रहा है। तो ये थी जो स्टोरी मुझे लगा कि आज शेयर करूँ आपसे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, लेकिन आज की कहानी सुनाऊँ उससे पहले कुको FM ऑडियो बुक पर ऐसी तमाम तरह की कहानियाँ होती हैं और ऐसी किस्म की कहानी है जो अभी मैंने आपको सुनाई है बुजुर्ग की। तो एक अजीब सी कहानी है कुको FM ऑडियो बुक पर, और ये कहानी है स्नेहा फिलिप। स्नेहा फिलिप एक NRI, इंडियन, अमेरिका में रहती थी और इत्तेफाक से जब 9/11 हुआ अमेरिका में, उसी वक्त वो गायब हो गई। उसके बाद स्नेहा फिलिप एक रहस्य बन गई। क्या वो 9/11 के उस हादसे में ट्विन टावर के इर्द गिर्द थी, उसमें उसकी मौत हुई, कहीं और गायब हो गई, या कुछ और रहस्य है? काफ़ी खोजबीन हुई, जांच हुई, और इस स्नेहा फिलिप का कि क्या मामला है इसकी गायब होने का, ठीक 9/11 हादसे के दिन, ये एक राज बना हुआ है। तो ये पूरी कहानी पूरी तरह से मिस्टीरियस कहानी, रहस्यमयी कहानी है। कुको FM ऑडियो बुक पर आप जाकर सुन सकते हैं स्नेहा फिलिप। तो कुको FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और हर महीने यहाँ लगभग 42 आवर्स, घंटे के कंटेंट्स के साथ
ये और भी आगे बढ़ रहा है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक है कोको एफएम ऐप पर, जो आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इनमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कोको एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। बात 2016 की है। न्यू दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी है। अमेरिकन एम्बेसी के साथ एक अमेरिकन एम्बेसी का स्कूल है जिसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं, एम्बेसी के स्टाफ के भी और बाकी और भी लोग। इसी स्कूल में एक वक्त में एक लड़की असिस्टेंट मैनेजर हुआ करती थी, नाम लीना शर्मा। लीना शर्मा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के सुहागपुर की रहने वाली थी। माँ बाप अमीर थे, काफ़ी ज़मीन जायदाद, तो बचपन में ही अच्छी पढ़ाई एजुकेशन के लिए फैमिली वाले दिल्ली शिफ्ट हो गए और दिल्ली में ही लीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उसे अच्छी खासी अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में नौकरी मिल गई, असिस्टेंट मैनेजर की ज़िंदगी सब ठीक ठाक चल रहा था। उधर गांव में उसके ज़मीन थी सुहागपुर में, करीब 22 एकड़, अच्छी खासी करोड़ों रुपए की ज़मीन। चूँकि वो दिल्ली में रहती थी, एक और बहन कहीं और, तो उस ज़मीन की देखभाल करने के लिए कोई था नहीं, एक सिर्फ मामा थे। तो बीच में लगा कि ज़मीन कोई हड़प न ले, तो लीना शर्मा ने तय किया कि वो गांव जाएगी और अपने उस ज़मीन की फेंसिंग कराएगी ताकि ज़मीन की हिफाजत की जा सके। इसके बाद वो गांव पहुंचती है, यही सुहागपुर मध्य प्रदेश में। दिल्ली से भोपाल जाती है, फिर भोपाल में अपने एक दोस्त के साथ रहती है, फिर वहाँ से वो इस होशंगाबाद ज़िले के सुहागपुर पहुंचती है। 28 अप्रैल 2016 वहाँ गई। उसके बाद 29 अप्रैल की सुबह उसे फेंसिंग करानी थी। उसने पहले ही मज़दूरों और बाकी लोगों से बातचीत कर ली थी, फेंसिंग के लिए ज़रूरी तार और बाकी चीज़ें मंगा ली थी। लेकिन फिर 29 अप्रैल 2016 के बाद लीना शर्मा का कोई पता नहीं चलता, ना दोस्तों के कांटेक्ट में, ना अपनी सिस्टर के कांटेक्ट में। और धीरे धीरे वक्त बीत रहा है और लीना शर्मा की किसी से बात नहीं हो रही। इधर वो दोस्त जिनके साथ वो लगातार चैट करती, बातचीत करती, वो उसे मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ। उधर सिस्टर भी परेशान। करते करते करीब 7 दिन बीत गए। 7 दिन के बाद अब मई का महीना आ गया, 2016। मई के महीने में एक रोज़ लीना जो शर्मा थी, उसके मामा प्रदीप शर्मा, वो सुहागपुर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहाँ जाकर एक रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनकी भांजी जो दिल्ली में रहती है, वो मध्य प्रदेश पहले भोपाल गई और फिर यहाँ ज़मीन की फेंसिंग के लिए आई थी, और 28 अप्रैल 2016 की सुबह से वो गायब है। हमने उसको काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, उसका मोबाइल बंद है। मुझे पहले लगा कि वो चली गई अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास से, दिल्ली लौट गई होगी, लेकिन लगातार उसका मोबाइल बंद आ रहा है, इसलिए मुझे कुछ डाउट हो रहा है। तो लीना शर्मा गायब है, उसे ढूंढा जाए। अब लीना शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लीना शर्मा जब आखिरी बार गायब हुई उसके 7 दिन के बाद उसके मामा ने पुलिस में लिखा दी। अब इधर फैमिली, उनकी सिस्टर, बाकी लोगों को पता चला, सब परेशान, सब ढूंढ रहे हैं, कोई सुराग नहीं। इधर उस वक्त जो दोस्त थे, उन दोस्तों को भी जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वो परेशान हो रहे हैं। लगभग 2 हफ्ते और निकल गए, 15 दिन बीत गए इस लीना शर्मा को गायब हुए हुए। अब दोस्तों ने सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला ली, सेव लीना शर्मा। अब जब मुहिम चली तो ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश में, भोपाल में, तो आला पुलिस अफसरों तक भी याद बात गई। अब उसके बाद सुहागपुर पुलिस स्टेशन और वहाँ के जो इलाके के आला अफसर थे, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि भाई अब ढूंढो, क्योंकि एक लड़की गायब है और 15 दिन हो गए, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, ना जिंदा मिल रही, ना मुर्दा मिल रही। अब सोशल मीडिया का प्रेशर था, बाकी सारी चीज़ें थी। पुलिस ने कहा अब ढूंढते हैं। अब पुलिस ने मामा के FIR के हिसाब से
बयान लेने शुरू किए। अब एक तो लीना शर्मा का मोबाइल नहीं मिल रहा था। पुलिस को शुरुआत में लगा कि वो लौट आएगी, इसलिए उसने ठीक से जांच भी नहीं की थी। लेकिन अब सोशल मीडिया पे मामला तूल पकड़ने लगा तो पुलिस ने सचमुच अब ईमानदारी से जांच शुरू की। तब उसने देखा कि एफआईआर में लिखा हुआ कि 28 अप्रैल 2016 की सुबह से लीना गायब है। अब उसका मोबाइल नहीं मिल रहा है। पुलिस ने मोबाइल को सर्विलांस पे लगा दिया था। 15 दिन के बाद जब पुलिस सीरियस हुई तो आखिरकार सर्विलांस से उस मोबाइल का पता चला, और पता चला कि एक पिपली इलाका है, वहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर इस सुहागपुर से, वहाँ पे ये फ़ोन एक्टिव है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। उस लोकेशन और सर्विलांस के ज़रिए एक लड़के तक पुलिस पहुँची। उस लड़के के पास पहुँची तो पता चला कि ये वही मोबाइल है जो लीना शर्मा इस्तेमाल कर रही थी गायब होने से पहले। पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उसने कहा कि देखिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ, ना चुराई है, ये मुझे एक ट्रेन में मिली है और उस ट्रेन में ये लावारिस फ़ोन पड़ा हुआ था तो मैंने उठा लिया। अब उस लड़के के बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला कि हाँ, वो ठीक ठाक लड़का है, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। तो पुलिस ने उसके बयान लेकर उसे छोड़ दिए। अब मोबाइल लीना का पुलिस के हाथ में, CDR निकाला गया, कॉल डिटेल। जब कॉल डिटेल निकाला गया तो जिस दिन आखिरी, जब FIR के हिसाब से गायब हुई थी, आखिरी तमाम कॉल्स पे पुलिस ने अपनी पूरी जांच का दायरा वहां पे लगा दिया। जो लीना का मोबाइल था, जब वो गायब हुई, जो लास्ट एक नंबर था वो अननोन नंबर था। पुलिस ने उस नंबर को वापस कॉल किया तो पता चला कि वो नंबर एक ऑटो ड्राइवर का है। पुलिस की टीम उस ऑटो ड्राइवर के लेकर आई और उस ऑटो ड्राइवर से अब पूछताछ हुई। उससे पूछा गया कि ये तुमको लास्ट कॉल, तुम कौन, कैसे जानते हो लीना शर्मा को? तब उसने बताया कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इनको 29 अप्रैल की सुबह 9 बजे अपने ऑटो से लेकर गांव गया था। उन्हें कहीं अपनी ज़मीन की फेंसिंग करानी थी। तो पुलिस ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम 29 अप्रैल को कैसे जा सकते हो? तो उसने बोला नहीं, मैं 29 अप्रैल को ही गया हूँ। अच्छा, कॉल डिटेल जो है वो 29 अप्रैल का है, 29 अप्रैल। अब पुलिस का यहाँ से माथा ठनका। उसने कहा कि ये कॉल डिटेल भी 29 का, यानी 29 को एक्टिव थी लीना, उसने कॉल किया सुबह, और जिस नंबर पे कॉल किया वो कॉल एक ऑटो ड्राइवर को किया और ऑटो ड्राइवर उनके सामने बैठा गवाही दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो FIR है, उस FIR में लीना की गुमशुदगी की तारीख लीना के मामा ने 28 अप्रैल सुबह लिखाई है, मतलब 24 घंटे पहले। पुलिस को लगा हो सकता है मामा शायद भूल गए हों तारीख। इस ऑटो वाले और मोबाइल की बात पुलिस ने अभी छुपा कर रखी। अब पुलिस ने फिर मामा को बुलाया इस बहाने से कि हम उसकी तफ्तीश तलाश कर रहे हैं, कुछ और जानकारी हो तो आप दीजिए। मामा ने फिर वही कि नहीं, हमें तो कुछ मालूम नहीं, यहाँ से चली गई थी, ज़मीन फेंसिंग कराने के लिए आई थी। तो पुलिस ने घुमा फिरा कर पूछा कि अच्छा, फिर 28 अप्रैल की सुबह आपने क्या क्या किया था? ये था। तो उसने अपनी वही कहानी सुनाई, वो मिलने वाली थी लेकिन आई नहीं। फिर पुलिस ने कंफर्म किया कि आप कहीं डेट में कन्फ्यूज़न तो नहीं है, कहीं 26, 27, 28, 29 तो नहीं है कुछ? बोला नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, उस दिन 28 अप्रैल था। जब पुलिस ने हर तरफ से कंफर्म कर लिया कि 28 अप्रैल पे ही अड़ा हुआ है, उसके बाद फिर पुलिस ने जो प्रदीप शर्मा मामा है, अब उनसे तमीज़ से पूछताछ की। असल में प्रदीप शर्मा एक कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे वहाँ पे, और इलाके में अच्छा खासा दबदबा, तो कोई बोलता भी नहीं था खिलाफ। लेकिन यहाँ एक FIR और एक गवाह दोनों आमने सामने हैं, दोनों क्लैश कर रहे हैं, दोनों के बयान। इधर जो सोशल मीडिया पे सारी मुहिम चल रही थी लीना को लेकर, उसमें बहुत सारे दोस्त बाकायदा सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि लीना का अपने मामा के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, क्योंकि मामा ने उसकी बहुत सारी ज़मीन हड़प रखी है, तो मामा से पुलिस क्यों नहीं पूछताछ कर रही है। अब जब FIR की तारीख क्लैश की 28 अप्रैल और ऑटो ड्राइवर का बयान 29 अप्रैल, तब पुलिस को लगा कि दाल में काला है। इसके बाद फिर पुलिस ने मामा को उठाया, तसल्ली से पूछताछ की। अब मामा पहली बार टूट गया। फिर मामा ने कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि कुल 22 एकड़ ज़मीन थी। 22 एकड़ ज़मीन गांव में थी, बच्चे सब बाहर पढ़ रहे थे, तो ज़मीन पे फसल उगाते, जो भी उसमें पैसे थोड़े बहुत मिल जाते वो इन लोगों को भेज देते। प्रदीप शर्मा की अपनी भी ज़मीन थी अलग, लेकिन 22 एकड़ ये ज़मीन लवीना और उसकी फैमिली की थी। तो किसी ने कहा कि अब
उस 22 में से करीब 10 एकड़ ज़मीन पर प्रदीप शर्मा ने एक तरह से कब्जा ही कर रखा था। फसल वसल उगाता, अब चूंकि मामा था तो कई बार रिलेशन में होता है कि अच्छा छोड़ दो, चलो फसल ही उगा रहा, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता, मामा को लगा कि ये 10 एकड़ ज़मीन हमारी हो गई। इधर इस बीच में फैसला किया लवीना ने कि अब वो गांव जाकर अपने ज़मीन की पूरी 22 एकड़ ज़मीन की फेंसिंग करा लेगी ताकि वो सुरक्षित रहे। तो उसने मामा को फ़ोन किया। मामा को लगा कि अगर ये पूरे 22 एकड़ की कर देगी तो वो 10 एकड़ भी उधर चला जाएगा, हमारे हिस्से कुछ आएगा नहीं, मामा लालची। इसके बाद 26 अप्रैल को दिल्ली से निकलती है लवीना, भोपाल जाती है और फिर भोपाल से ही वो फ़ोन पे बात करती है, उसके कुछ जानकार थे, उनके ज़रिए 2-3 मज़दूरों का इंतज़ाम करती है, फेंसिंग के लिए ज़रूरी चीज़ों का इंतज़ाम करती है और फिर पहुंच जाती है सुहागपुर सुबह। वहाँ पहुँचती है, मामा को उसने इन्फॉर्म कर दिया था, मामा भी वहाँ पहुँच गया, फेंसिंग शुरू होने वाली थी। तब मामा एंड टाइम पर कहता है कि तुम अभी क्यों फेंसिंग करा रही हो, मुझे भी अपनी ज़मीन, चूँकि उसकी ज़मीन से लगता हुआ मामा की भी अपनी ज़मीन थी, उसने कहा मुझे भी अपनी ज़मीन की फेंसिंग करानी है, तो जब मैं कराऊंगा तो एक साथ करा दूंगा और तुम परेशान मत हो, तुम्हें बार बार आना भी नहीं पड़ेगा। तब तक लवीना को कुछ शक था नहीं, उसने कहा ठीक है मामा। उसने जो फेंसिंग के लिए सारा सामान लाया था, अपनी ज़मीन के बराबर में एक घर था, उसके पड़ोसी एक तरह से पुराने जानकार, उसने वहाँ सब कुछ रखवा दिया। मजदूर चले गए, अब सिर्फ 3 लोग बचे, एक मामा और उस मामा का 2 खास नौकर। मामा ने सुबह अपने दोनों नौकरों से कहा था कि अगर ये फेंसिंग कराने पर अड़ी रही तो हम इसे मार डालेंगे। अब सब चले गए तो उसने कहा आओ तुम मेरे साथ। वो अपने घर के पीछे ले गया, वहाँ कोई था नहीं, खेत के पास कोई परिवार दूर रहता था। वहाँ ले जाकर फिर उसने उससे कहा कि तुम ये फेंसिंग मत कराओ और ये 10 एकड़ ज़मीन हमें दे दो। लवीना ने मना कर दिया। इसी दौरान पीछे से एक नौकर आया, उसने एक वजनी पत्थर से लवीना के सर पर हमला किया। फिर उसके बाद दूसरे ने हमला किया, लवीना गश खाकर नीचे गिर गई। इसके बाद डंडा उठाया और खुद मामा ने अब लवीना को पीटना शुरू किया और फिर बोलने लगा कि जाकर भाग कर तुम ट्रॉली ट्रैक्टर लेकर आओ। दूसरा नौकर ट्रॉली ट्रैक्टर लेकर जितनी देर तक आया उतनी देर में अगले करीब 5 से 10 मिनट तक मामा अपनी ही भांजी को बेतहाशा पीटता रहा डंडे और पत्थरों से, जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि लवीना मर चुकी है। जब वो मर गई तो फिर उसने उसकी लाश को ट्रैक्टर में डाला, दोनों नौकर के साथ बैठे और वहाँ से कुछ दूर एक जंगली इलाका है जहाँ पे जंगली नाला है। उस नाले में कभी पानी आता है, कभी सूखा होता है। वहाँ जाकर इन तीनों ने नाले का गड्ढा खोदा। उस ट्रैक्टर में पहले से इन्होंने यूरिया और नमक रख रखा था ताकि लाश जल्दी गले। गड्ढा खोदने के बाद खुद मामा ने अपनी भांजी के सारे कपड़े जिस्म से उतार लिए ताकि उसके कोई शिनाख्त न रहे। वसीयतनामा भी एक लेकर आई थी, जो 22 एकड़ की ज़मीन थी लवीना अपने साथ, वो वसीयतनामा भी उससे निकाल लिए, उसके सारे गहने वहने निकाल लिए। फिर उसके बाद उस गड्ढे में लवीना को डालकर उस पर से यूरिया और ये नमक वमक डालकर उसे बंद कर दिया। वापस आया, खामोश बैठा रहा। 1 हफ्ते बाद उसे लगा कि कहीं ये खबर ना आ जाए कि वो मुझसे मिली थी। तब उसने जाकर खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। जब उसने ये कहानी सुनाई 15 दिन के बाद, अब पुलिस की टीम मामा और उसके 2 नौकरों को लेकर उस जंगली नाले पर जाती है। जंगली नाले पर जाने के बाद उन्हीं तीनों से कहा जाता तुमने कहाँ किया, खुदाई करो। फिर खुदाई होती है। उस खुदाई के बाद अंदर से आधी अधूरी लाश निकलती है, क्योंकि 15 दिन हो चुके थे और नमक और यूरिया वैसे ही डाला गया था। तो लाश इस हालत में नहीं थी कि पहचानी जा सके। फिर उसको निकाला गया, हॉस्पिटल भेजा गया। अब ये कि ये लवीना है, कातिल तो खुद कह रहा है, लेकिन कानून नहीं मानता जब तक सबूत ना हो। तो फिर लवीना की उस लाश की शिनाख्त के लिए भोपाल में रहने वाली लवीना की सिस्टर से डीएनए सैंपल लिया गया और इसके बाद उस डीएनए सैंपल को भेजा गया। कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट आई, डीएनए सैंपल मैच कर गया, यानी ये कंफर्म हो गया कि ये लाश लवीना की है लाश। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन करीब 9 महीने और 11 महीने के बाद तीनों जमानत पर बाहर भी आ गए। ये भी एक पहलू हमारे यहाँ कि सब कुछ कंफर्म हो गया और मर्डर का केस है, लेकिन 9 और 11 महीने, 9 महीने के बाद मामा खुद जेल से बाहर आ गया और 3 महीने उसके बाद दोनों नौकर भी जेल से बाहर आ गए। इसके बाद चार्जशीट हुई, ट्रायल चलता रहा। अभी मार्च 2 महीने पहले 2023, मतलब के 7 साल के बाद
सुहागपुर की अदालत ने अपना फैसला सुनाया और फैसला ये था कि इन तीनों ने ही लवीना का कत्ल किया है और जिस तरीके से मामा ने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद जो साजिश बुनी, उसको देखते हुए इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। उम्र कैद यानी ये जब तक जिंदा है जेल के अंदर रहेंगे। तो आखिरकार 7 साल के बाद ये सज़ा मिली इन कातिलों को। लेकिन इधर कहानी का एक दूसरा पहलू ये था कि मामा जेल के अंदर चला गया, मुकदमा लड़ा जा रहा है, लवीना मारी जा चुकी है, लेकिन जिस ज़मीन के लिए झगड़ा हुआ 10 एकड़ की ज़मीन, वो पिछले 7 सालों से उसी मामा के ही परिवार के कब्जे में था। फसल उग रही थी, वही परिवार के लोग ही उसके पैसे खा रहे थे। तो अदालत में लवीना की तरफ से वकील ने भी ये मुद्दा उठाया। तो इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाने के साथ साथ अदालत ने एक और फैसला सुनाया और वो ये कि जो पूरी ज़मीन है 22 एकड़, वो लवीना के जो सबसे नज़दीकी कानूनी वारिस हैं उनको दिया जाए, जिसमें ज़ाहिर है उसकी एक बहन होगी। तो इस तरीके से ये कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। लेकिन एक मामा, क्योंकि मामा का रिश्ता बड़ा बचपन से हम लोग सुनते आते हैं, जब छुट्टियां होती हैं तो मामा के घर जाना है, नानी के घर जाना है। लेकिन कई बार लालच जो है वो इंसान को इस कदर अंधा बना देता है कि फिर वो रिश्तों का भी लिहाज नहीं करता। तो ये थी कहानी लवीना की, जिसके 3 कातिलों को अभी हाल में ही उम्र कैद की सज़ा दी गई है। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रदीप राणा जी, इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे प्रदीप जी। और ये मन्नत ने भेजा है। साथ ही ईशान गौड़, इनका भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ईशान। और विशाल एंड नेहा, इन दोनों ने भेजा। ये दोनों मम्मी पापा हैं ईशान के। खुशी वर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे खुशी। और अतुल वर्मा ने भेजा है। साथ ही अरुण चौधरी, बल्कि अर्नब चौधरी माफ़ कीजिएगा, इनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अर्नब। और डॉक्टर अमन चौधरी सीतामढ़ी बिहार से, उन्होंने भेजा, उनके बेटे हैं अर्नब। दीपक पटवाल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीपक। और पंकज भंडारी ने भेजा है। साथ ही संतोष कुमार काहरा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे संतोष जी। सुखवीर सिंह नासिरपुरिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुखवीर सिंह जी। और सचिन यदुवंशी ने भेजा है। इसके अलावा पार्वती, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पार्वती जी। और ये राजेंद्र कुमार देबाड़ी, उनकी पत्नी हैं और ये दुर्गापुर राजस्थान से हैं। साथ ही ज्योति झा और धीरज झा, इन दोनों की आज एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। और प्रशांत झा ने भेजा है। शिल्पी गोयल, थैंक यू सो मच आपका। इसके अलावा अतरफ चौधरी, थैंक यू। सऊदी अरब में ये रहते हैं और पक्का आपसे बात भी होती है जल्दी, मुलाकात भी होती है। साथ ही अर्का पॉल, थैंक यू सो मच आपका अर्का। इसके अलावा श्रीनाथ DS, इन्होंने कहा कोई हॉरर स्टोरी सुनाइए, जल्दी सुनाता हूँ आपको। और प्रतीक वर्मा, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएँ और कुकू FM के मज़े लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।